अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ अकोस्टिक्स। ये अकोस्टिक्स क्या चीज़ है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में, इसको इंशाल्लाह देखेंगे डिटेल में। ये टॉपिक एज अ शॉर्ट ही आपको याद करना है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आते हैं और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करके आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे भी इसको बहुत सी जगहों पे यूज़ होता हुआ देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपको समझ आती है तो लाइक करके कमेंट में हमें बताएं भी और वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी करें। अगर आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो सिंपल यूट्यूब के सर्च बार पर अपने टॉपिक का नाम और साथ में चैनल का नाम लिखेंगे तो हमारी इंशाल्लाह आपको वीडियो वो भी मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इम्पोर्टेंस ऑफ अकोस्टिक्स। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड इसमें यूज़ हो रहा है अकोस्टिक्स, ये क्या चीज़ है। इस वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली अकोस्टिक्स ऐसी साइंस है, ऐसा नॉलेज है जो कि साउंड के रिलेटेड होता है। अकोस्टिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसको कैसे रिसीव किया जाता है, कैसे सेंड किया जाता है, उसकी रिफ्लेक्शन कैसे होती है और साउंड की वजह से जो इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर वो क्या है। ये सारी जो स्टडी है साउंड के हवाले से, साउंड की स्टडी को ही बेसिकली हम क्या कहते हैं, अकोस्टिक कहते हैं। क्लियर। तो ये अकोस्टिक्स की डेफिनेशन है आपके सामने कि अकोस्टिक्स इज़ द साइंस concerned with the production, control, transmission, reception and effect of sound। क्लियर। कि साउंड की ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाना है, उसको रिसीव कैसे करना है और साउंड के हमारे पर क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो जितनी भी स्टडी है साउंड के रिलेटेड, उस स्टडी को ही, उस नॉलेज को ही बेसिकली हम क्या कहते हैं, अकोस्टिक कहते हैं। अब बात करते हैं अकोस्टिक प्रोटेक्शन की। ये क्या चीज़ है। तो डायरेक्टली डेफिनेशन से आने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखेंगे। मिसाल के तौर पर किसी रूम में कोई मशीनरी लगी हुई है और वहाँ से कोई शोर आ रहा है, कोई काम हो रहा है, वहाँ से कोई शोर आ रहा है। तो अगर मैं इस साइड पे रखता हूँ, इस साइड पे मेरे पास एक दीवार मौजूद है। जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जब साउंड जाता है तो बहुत ज़्यादा साउंड इस दीवार के साथ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, बहुत सा साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है और मुझे वो बार बार सुनाई दे रहा है। रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती है इस दीवार के साथ। लेकिन दूसरी साइड पे मैं एक ऐसी चीज़ रख देता हूँ जो कि नरम है, सॉफ्ट है, पोरस है, ठीक है, कोई फोम टाइप चीज़ रख देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके देखता हूँ कि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। यहाँ पर आने के बाद साउंड आती है और इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्शन नहीं होती। तो यहाँ से एक बात हमें पता चली कि अगर हमें साउंड को कम करना है किसी जगह पर तो हमें ऐसे मटेरियल यूज़ करने चाहिए जो कि बहुत नरम होते हैं, पोरस होते हैं, जैसे कि कोई फोम है, कोई कपड़ा है, ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। वो साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करती। लेकिन कोई दीवार है, कोई प्लेन सरफेस मौजूद है तो वहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो टेक्निक है कि साउंड की रिफ्लेक्शन को कैसे कम किया जाए, इसी को बेसिकली हम कहते हैं अकोस्टिक प्रोटेक्शन। ओके। तो ये इसकी डेफिनेशन है, द टेक्निक और मेथड यूज टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड अकोस्टिक प्रोटेक्शन। कि वो तरीका, वो टेक्निक जिसको यूज़ करके हम जो ऐसी साउंड जो हमें नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल साउंड है जो शोर पैदा कर रही है, तो ऐसी साउंड को ख़त्म करने के लिए हम जो सॉफ्ट और पोरस सर्फेसिस यूज़ करते हैं, इसी टेक्निक को हम कहते हैं अकोस्टिक प्रोटेक्शन। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि हमें साउंड नहीं चाहिए होता, शोर नहीं चाहिए होता, तो उस एरिया में क्या कर देते हैं, हम इस तरह की पोरस सर्फेसिस को ज़्यादा रख देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हमें चाहिए होती है रिफ्लेक्शन, तो वहाँ पे फिर हम ऐसी दीवारें या ऐसी चीज़ें रखती हैं जो साउंड को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करें। मिसाल के तौर पर कोई क्लासरूम है या कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं पे कोई साउंड रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वहाँ पे तो शोर नहीं चाहिए उनको, तो वो क्या कर देते हैं, साइडों पे कोई नरम फोम लगा देते हैं। वो अनडिज़ायरेबल जो साउंड है, जो साउंड नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा जो वॉइस कोई आ जाती है तो वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आपके माइक में नहीं जाती, जिस वजह से आपका जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत क्लियर कट हो जाती है। तो बाज़ औक़ात रिफ्लेक्शन हमें चाहिए भी होती है, जैसे क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो जब हम पढ़ाएंगे तो हमारी आवाज़ टकरा कर अगर रिफ्लेक्ट होती है तो बच्चों तक इजीली जा सकती है, हमें ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोलना पड़ेगा। तो बाज़ का ये फ़ायदा भी होता है
तो अगर आप किसी भी क्लासरूम में मौजूद हैं, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो आवाज़ रिफ्लेक्ट होनी है और जो एब्जॉर्ब होनी है वो ज़रा बैलेंस तरीके से हो जाए, ताकि आवाज़ आपकी ज़्यादातर लोगों तक ईजीली पहुंच सके। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका जो रूम है, अभी एक क्लासरूम डिज़ाइन कर लेते हैं हम, फ़र्ज़ कर लें आप अपने क्लासरूम में मौजूद हैं, इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग है, इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग है कि आप अगर बोलते हैं तो आपकी साउंड हर एक दीवार के साथ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। आपका जो मटेरियल लगा हुआ है रूम के अंदर वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग है, आपकी आवाज़ दीवारों से, छतों से, हर जगह से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपकी जो साउंड है वो मिक्सअप हो जाएगी शोर के साथ, और समझ ही नहीं आएगी बच्चों को कि क्या बोला क्या जा रहा है, बोल क्या रहा है सामने वाला। तो इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग भी नहीं होनी चाहिए दीवारें, और इतनी ज़्यादा पोरस भी नहीं होनी चाहिए कि कोई रिफ्लेक्शन हो ही ना, आपको ही ज़्यादा ज़ोर लगा के बोलना पड़े। तो ये एक बैलेंस होना चाहिए। जब आपकी आवाज़ की इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। ओके, रिवर्बरेशन, ये डेफिनेशन में भी यही बात है कि व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ अ रूम, the reflecting surface are too reflective and the sound become garbled. This is due to the multiple reflections called reverberation. मतलब कि जब आपकी आवाज़ साउंड से, दीवारों से, सीलिंग से रिफ्लेक्ट होती है तो आपकी जो आवाज़ है वो गार्बल्ड हो जाती है। गार्बल्ड बेसिकली ऐसी साउंड होती है जिसको आप समझ नहीं सकते, जिसकी आपको समझ नहीं आती। आवाज़ तो आ रही होती है लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि बोल क्या रहे हैं, तो आपकी आवाज़ गार्बल्ड बन जाती है। और ये होता क्यों है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। इसी को ही हम कहते हैं रिवर्बरेशन। क्लियर? तो ये रिवर्बरेशन की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये बात पहले भी की मैंने कि अगर आपको कोई भी हॉल या रूम डिज़ाइन करना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो रिवर्बरेशन है और जो एब्जॉर्प्शन है वो बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा रिवर्बरेशन हो, फिर भी समझ नहीं आएगी। अगर आपकी दीवारें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल के साथ मौजूद हैं तो आवाज़ की रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होगी, तो आपको फिर बोलना ज़्यादा पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास ऑडिटोरियम है, एक हॉल को देखते हैं, उसको डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि हॉल के ऊपर वाली जो छत है उसको भी कर्व कर लिया जाता है, और जो लेक्चर दे रहा है उसके पीछे वाली जो दीवार है वहाँ पे भी कोई रिफ्लेक्टिंग सी चमकदार चीज़, कर्व चीज़ रख दी जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ऊपर वाली कर्व सरफेस का और पीछे भी हमें कर्व सी सरफेस बना देते हैं रिफ्लेक्टिंग। अभी क्या फ़ायदा होगा, देखिए जो सामने शख्स खड़ा हुआ लेक्चर दे रहा है उसकी आवाज़ अगर पीछे की तरफ जाती है तो पीछे जाने वाली आवाज़ रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होगी क्या होगी, आगे आ जाएगी। जितनी भी इसकी आवाज़ें पीछे की तरफ जाएंगी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ आ जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ क्या होगी, आगे वाले लोगों के पास जाएगी, तो आवाज़ ज़ाया नहीं होगी, ज़्यादातर लोगों के पास जाएगी। और दूसरी बात, जो आवाज़ ऊपर की तरफ जाएगी वो आवाज़ क्या करेगी, इसके कर्व होने की वजह से रिफ्लेक्ट होएगी इस तरीके से, और रिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होगी, आवाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन पाएंगे। जो आपके हाल में ऑडिटोरियम में दूर बैठे होते हैं उन तक भी आवाज़ आपकी क्लियर पहुंचेगी और आपको इतना ज़ोर से भी नहीं बोलना पड़ेगा। तो ये देखें, एक टेक्निक थी, उसको यूज़ करके हमने अपने हाल को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि आप साइंटिफिक चीज़ों को यूज़ करते हुए आस्ता से भी बोलेंगे अब तो आपकी आवाज़ पूरे हाल में ईजीली हर बंदे के पास जाएगी, और शोर शराबा भी नहीं उनको फ़ील होगा, क्लियर कट आपकी आवाज़ उनके पास जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी अकोस्टिक्स को यूज़ करते हैं अपने हाल को डिज़ाइन करने के लिए। आपको ये जो कर्व है ना ऊपर से, ये हर एक हाल में नज़र नहीं आएगी। बेसिकली जो काफ़ी बड़े हाल होते हैं आप उनमें देख सकते हैं कि अक्सर उनको ऊपर से गोल बनाया जाता है। वो डिज़ाइनिंग नहीं, वो एक साइंस है जिसके पीछे, उसके पीछे एक साइंस है, और वो साइंस आपने समझ लिया क्या है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अब पेपर में यहाँ से आता क्या क्या है, सबसे पहले अकोस्टिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। रिवर्बरेशन की डेफिनेशन आ सकती है, और दूसरी बात ये भी आता है कि अकोस्टिक प्रोटेक्शन को ऑडिटोरियम में या हॉल बनाने में कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये लास्ट वाले पैराग्राफ में ये सारी बातें लिखी हैं, आप वो भी अच्छे से कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप इसके अलावा पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट के लिए नीचे क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।